नमस्कार, मैं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग इन झील में। आज हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं कि कोई नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जो एरिया लेके प्रवाहित होती है उसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। जैसे ये गंगा नदी है। गंगा नदी ये पूरा एरिया जो इनकी सहायक नदियों के साथ का है वो पूरा जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है किसी भी नदी का, उनकी सहायक नदियों को लेते हुए। गंगा नदी तंत्र के बारे में सारा कुछ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से निकलती है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से, लेकिन स्टार्टिंग में दो धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा। यानी कि ये एरिया, ये यमुना नदी है। ये वाला जो एरिया है वो यमुना नदी का है। यहां पे लिख देता हूं, ये यमुना नदी है और ये है गंगा नदी। गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर और सतोपथ ग्लेशियर, दो ग्लेशियर हैं, गोमुख और सतोपथ। दो ग्लेशियर से दो धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। वो जब अलकनंदा और भागीरथी जो धाराएं मिलती हैं उसके बाद गंगा के नाम से फेमस होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। तो इस एरिया को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ये जो एरिया है वो क्या है, कौन कौन सी नदियां वहां पे मिलती हैं, उन जगहों को जहां पे नदियां मिलती हैं अलग अलग जगहों को किन किन नामों से जाना जाता है। आइए हम यहां पे देखते हैं। केवल इस एरिया को हम समझेंगे और इस एरिया को। ग्लेशियर नॉर्मली बर्फ के पहाड़ होते हैं। यहां से निकली भागीरथी और यहां से निकली दो नदियां जो है यहां से निकली। दो नदियां वो कौन सी निकली? दो नदियां जो निकली उन्हें बोला जाता है धौली गंगा और एक को बोला जाता है विष्णु गंगा। यानी कि सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां, कौन कौन सी? विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती हैं और मिलती कहां पे हैं? मिलती हैं ये नदियां, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं हमारी विष्णुप्रयाग पर। हम केवल इस एरिया को विस्तार से समझ रहे हैं। ये एरिया कि गंगा का नाम दो नदियों के मिलने से बना है, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा, सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकली, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पे मिली, कहां मिलती हैं? विष्णुप्रयाग। और जहां मिलती हैं वहां से आगे इस धारा को नाम जाना जाता है अलकनंदा के नाम से, अलकनंदा नदी के नाम से, अलकनंदा नदी के नाम से। और गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां, ये नदियां आपस में मिलती हैं। आगे चलकर ये नदियां आपस में मिलती हैं। हम उसी एरिया को विस्तार से समझ रहे हैं। अलकनंदा नदी से थोड़ा और आगे आने पर ये जो एरिया है इसके पहले भी कई नदियां, सहायक नदियां इनसे मिलती हैं। जैसे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली और आगे बढ़ने पर कर्णप्रयाग पड़ता है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडार नदी। कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। इसे हम थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? कर्णप्रयाग में नदी आके मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। और जब आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में देखिए ये नदियां
अलकनंदा नदी से आके मिल रही हैं। कौन सी? पिंडार नदी, और एक नदी और आती है जो मिलती है रुद्रप्रयाग में, उसे बोलते हैं मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। तो पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी दोनों अलकनंदा से आके मिलती हैं। पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है पिंडार नदी? पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग। पिंडार नदी जो आई वो कर्णप्रयाग पे मिलती है, और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। यहां लिख देता हूं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से, ये भागीरथी नदी आ रही है यहां से गोमुख ग्लेशियर से, वो नदी अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। तो क्या समझा हमने इससे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दो ब्रांचेज है। अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से दो ब्रांचेज में निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा एक दूसरे से आकर कहां पे मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में मिलने के बाद ये अलकनंदा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी में दो नदियां आके मिलती हैं, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। वो नदी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी से, जो गोमुख ग्लेशियर से निकलकर आगे आती है, दोनों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में। वहां से, देवप्रयाग से पहाड़ी इलाका छोड़कर देवप्रयाग के बाद जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो पहला पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में इसीलिए बहाव बहुत ज़्यादा होता है गंगा का, क्योंकि वहाँ पे तीव्र ढाल को छोड़कर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है नदी, है ना। तो वो वहाँ के बाद, देवप्रयाग के बाद, यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और यही नदी यहाँ के बाद जब गंगा नदी के नाम से जानी जाती है तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ कवर करती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा एरिया उत्तर प्रदेश में कवर करती है, फिर बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में कवर करती हुई आगे की ओर चली जाती है। तो गंगा नदी कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये राज्य हैं जिनसे गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। अगर हम ध्यान दें तो मैप को समझते हैं। ये एरिया क्लियर हुआ, ये एरिया क्लियर हुआ। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र की ड्राइंग में हमने क्या बनाने की कोशिश करी है। गंगा नदी तंत्र आगे की ओर जाता है। यहां पे यमुना नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकल रही है, और यमुना नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। कहां? प्रयागराज में। प्रयागराज में जब पहुंचती है तो गंगा नदी जो है आकर मिल जाती है यमुना नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी से। और यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। लंबाई की बात करें तो आइए, लंबाई की बात आई है तो लेंथ की बात, तो सबसे लंबी नदियों का क्रम भी हम देख लेते हैं कि सबसे लंबी नदी क्या है, इनका क्रम क्या है। तो यमुना नदी की बात आई है तो यमुना नदी से ही स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है, तो पहले हम गंगा की लंबाई जानते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? फिर यमुना नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी तंत्र हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया है, तो सिंधु नदी तंत्र की लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? उसके बाद सतलज और गोदावरी, सतलज नदी, फिर आती है गोदावरी नदी। ये लंबाई के क्रम से मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो ऐसे जो नदियां ध्यान में आई उनका लिख दिया। हम ये बताएंगे कि कौन सी नदी कितनी लंबी है, कितना किलोमीटर का एरिया कवर करती है फील्ड में, कि इंडिया में कौन सी नदी कितनी लंबी है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे लंबी नदी जो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत में सबसे लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कितनी है? ये लगभग है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इंडिया में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे नंबर पर है सिंधु नदी। कितनी है? लगभग है 2880 किलोमीटर।
2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर। उसके बाद आती है गंगा नदी। गंगा नदी कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कितने किलोमीटर की है? 1385 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी हुई ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, यमुना नदी 1385 किलोमीटर, सतलज नदी और गोदावरी नदी। उसके बाद क्रम में सतलज नदी लंबी है। सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो सबसे लंबी कौन सी हुई? सबसे लंबी नदी हुई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे पहली नदी है, सब लंबाई लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है भारत की। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है भारत में। सबसे ज़्यादा बड़ा जलग्रहण क्षेत्र यमुना नदी का है, गंगा नदी का है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबकी लंबाई मैंने लिख दी है यहाँ पे कि कौन सी जो है नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है भारत में। ये इनका क्रम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो हम इसे माइंड में रखेंगे, याद कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए तो गंगा और यमुना नदियाँ एक दूसरे से प्रयागराज में आकर मिलती हैं, संगम बनाती हैं। आगे जाने पर टोंस नदी, यहाँ पे कुछ और क्लियर कर लेते हैं मैप को। ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। देखते हैं। अब देखिए यमुना नदी में हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा है, तो ये नदियां ऊपर की ओर कैसे प्रवाहित हो रही हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, हमने प्रायद्वीपीय भारत में स्टडी किया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल कुछ ऐसा है कि उत्तर की ओर ढाल है, फिर पूर्व की ओर है, हमने स्टडी करी हुई है। तो यहां पे उत्तर की ओर ढाल कैसा है? उत्तर की ओर जो ढाल है वो है मालवा पठार की वजह से। यहां पे मालवा पठार आता है, तो मालवा पठार से ही निकलती हैं ये सारी नदियां। ये जो मालवा पठार है, मालवा पठार, तो मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां मालवा पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। और यमुना नदी में जब जाकर मिलती हैं तो यमुना नदी का प्रवाह और तेज हो जाता है और जल ग्रहण, जल जमाव का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है और यहीं से यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम ध्यान दें तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हमने पढ़ा हुआ है। सतपुड़ा की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव और मैकाले, है ना। राजपीपला, महादेव और मैकाले। तो मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो मैकाल पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत से सोन नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई डायरेक्ट सीधे गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके अलावा गंगा नदी में हिमालय से निकलकर, यानी कि हिमालय जो नेपाल है हमारा, नेपाल में हिमालय पर्वत का काफ़ी भाग पड़ता है। काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटियाँ, काफ़ी ऊंची चोटियाँ जो नेपाल में पड़ती हैं, वहाँ से कई नदियाँ, ये पूरा नदियों का एरिया कहा जाता है। कई नदियाँ, सैकड़ों नदियाँ निकलती हैं जो आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उनमें से जो मेन नदियाँ हैं उनको मैंने लिखा है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। गोमती नदी, गोमती नदी तो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में एक झील है। कौन सी झील है वो? इसका नाम है फुलहर झील। नोट कर लेंगे, फुलहर झील। फुलहर झील से प्रवाहित होती है। फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी? गोमती नदी। और आगे जाकर गोमती नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे 2 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? कमेंट में बताएंगे। गोमती नदी के किनारे बसे हुए 2 शहर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम सब उन शहरों से परिचित हैं। लखनऊ के 2 फेमस शहर हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ कौन कौन सी हैं से शहर हैं। लखनऊ और जौनपुर, ये दोनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। बाईं ओर से आने वाली, जैसे गंगा का प्रवाह किस साइड, किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में गंगा का प्रवाह है।
गंगा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है, तो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, यानी कि बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो है छोटी सी नदी है रामगंगा, उसके बाद गोमती, काली नदी। ध्यान रखेंगे काली नदी नेपाल से निकलकर घाघरा में आकर मिलती है, घाघरा नदी में आकर मिलती है काली नदी, ना कि डायरेक्ट गंगा में। तो घाघरा नदी भी इसकी सहायक मानी जाती है, लेकिन काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो काली नदी नेपाल से निकलकर घाघरा में आकर मिलती है, घाघरा नदी गंगा में आकर मिलती है। फिर गंडक और कोसी, कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई कुछ बांध बने हुए हैं जहाँ पे अचानक से खोल दिए जाते हैं, तो इसे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो बिहार के कई एरिए जो शांतिप्रिय हैं वो अशांति, वहाँ पर अशांति फैल जाती है और वो डूब जाते हैं। यही रीज़न है, कोसी नदी को इसीलिए बोला जाता है बिहार का अभिशाप। गंडक नदी को नेपाल में कई नामों से जाना जाता है, 2 नामों से। कौन कौन सी? नारायणी नदी और शालिग्राम। शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। कौन कौन सा? शालिग्राम और नारायणी नदी। शालिग्राम और नारायणी नदी 2 नदियों के नाम से जाना जाता है किसको? गंडक नदी को। कहां पे? नेपाल पे, नेपाल में जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? ये 2 भाग कौन कौन से हैं? गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक कही जाती है हुगली और दूसरी कही जाती है भागीरथी। भागीरथी, हुगली और भागीरथी 2 भागों में जो बढ़ती है, यहां पे आके 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 ब्रांचेज में बढ़ जाती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश से होती हुई डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और वहीं पर जो हुगली नदी है, जो गंगा की 2 शाखाएं बटी, भागीरथी और हुगली। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और भागीरथी नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा नदी को कह दें या भागीरथी नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। पद्मा कब जाना जाता है? ये लाइन आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में दिहंगार्ज बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में असम के मैदानी इलाकों से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में इंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में तो उसे जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, वो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। चीन में अलग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, अरुणाचल प्रदेश में अलग, असम में कुछ और नाम से जाना जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में लिंक करने पड़ेंगे आपको। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। जब आके ये भागीरथी नदी से मिलती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कंबाइंड रूप से इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं बराक या मेघना। बराक नदी यहां से निकलती है, या मेघना नदी, जो पद्मा में आके मिल जाती है, पद्मा नदी में आके मिलती है, और उसके बाद इसी नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा की लास्ट शाखा जो है, गंगा का नदी का लास्ट नाम मेघना नाम है, मेघना नदी। और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये एरिया जो है, इस एरिया में सुंदरवन का डेल्टा जो कहा जाता है, सुंदरवन के डेल्टा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये आकर यहाँ पर मिलती हैं और एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसी डेल्टा के निर्माण से होने के कारण बंगाल की खाड़ी का भी जल आके अंदर की ओर मिल रहा है, गंगा नदी का जल, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारे आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्रोव वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उग गई हैं। मैग्रोव वनस्पतियों की खास बात क्या होती है कि मैग्रोव वनस्पतियाँ यू शेप में होती हैं। मैग्रोव वनस्पतियां यू शेप में होती हैं, इतनी उलझी हुई होती हैं कि उनको पार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आके उलझ जाता है आदमी, उसमें जीव जंतु आके उलझ जाते हैं। और यही मछलियों की, अन्य प्रजातियों की जैव विविधताओं का बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि
मछलियाँ, कई प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे आके अपने बच्चों को, अपने अंडों को सुरक्षित कर जाती हैं, जिनको किसी भी जानवरों को पाना के लिए इनको पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके सारे जानवर उलझ जाते हैं। ये मैग्रो वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं, और कुछ मैग्रो वनस्पतियां कच्छ की खाड़ी में, गुजरात के एरिया में भी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे समुद्र का एरिया काफ़ी ज़्यादा अंदर की ओर आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया ये हमेशा खारे पानी में होती हैं मैग्रो वनस्पतियां, ये भी खास बात है। तो कच्छ की खाड़ी में जो कच्छ का रण है, जो दलदली इलाका है, वहां पर मैग्रो वनस्पतियां पाई जाती हैं, और सुंदरबन के डेल्टा में भी मैग्रो वनस्पतियां पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये वीडियो गंगा नदी तंत्र का हम ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।